नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो आपने कमेंट्स किए हैं और जो आपका डिमांड था कि इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी बन रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टाटा पावर कमेंट कर रहा था उसी तरीके से कंपनी काम भी कर रहा है। और कंपनी का टारगेट है कि 1 लाख सोलर चार्जिंग स्टेशन, सोलर चार्जिंग पॉइंट बनाने वाला है, और वो भी ऑल ओवर इंडिया में। ये बात मैं नहीं, खुद यहाँ पे बता सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इट्स ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफटॉप एंड प्लान्स टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। मतलब 2025 तक देखा जाए तो कंपनी क्या करने वाले है 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तो कहने का मतलब है कंपनी पहले देखिए 13,985 मेगावाट्स का टोटल प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए उस सिचुएशन को भी कंपनी कंट्रोल कर पाएंगे जो इसका अपकमिंग ईयर्स में टारगेट है। तो कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी एक लार्ज स्केल कंपनी बन चुके हैं, 82,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का ROE आपको एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिलेगा। उसके साथ आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 24 के आसपास है। डेप्थ के बारे में बात करूं तो डेप्थ 1.74 के आसपास देखने को मिला। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिले है, और डेप्थ बहुत ज्यादा होने के पीछे एक ही रीजन है कि कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला। अभी कितना प्रोजेक्ट मिला चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको मैं बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं। आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ते चले जाए, और कंपनी के जो बोरिंग्स है वो भी देखा जाए बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी इस कर्जा बनने के पीछे एक ही रीजन है, वो है कंपनी के ऊपर नया प्रोजेक्ट मिलना। तो कंपनी के ऊपर इस बार 7,500 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला है। तो इस अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिलने के कारण, अच्छा खासा टेंडर मिलने के कारण कंपनी क्या कर रहा है, कर्जा लिया, क्योंकि 7,300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट है 4,000 करोड़। तो बाकी 3,000-3,500 करोड़ कहां से लेके आएंगे। तो इस पैसा ले आने के लिए कंपनी को तो हाथ में पैसा होना चाहिए। तो मान ही लेता हूं कंपनी के पास रिजर्व है, मगर वो रिजर्व को क्यों बेचेंगे जब कंपनी को लोन मिल सकता है, कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, वो रिजर्व को क्यों बेचेंगे। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आपका बिजनेस 5 लाख के बिजनेस है, छोटा सा एक बिजनेस है, और आप मार्केट से लोन लेना चाहते हैं। तो आपको लोन तब मिलेगा जब आपको मतलब आप अच्छा खासा मतलब छोटे छोटे करके लोन लेकर उसको टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे, तब भी आपको ज्यादा बड़ा लोन दिया जाएगा। अगर मान के चलिए आपको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, और कोई एक व्यक्ति आकर बोल रहा है कि मैं आपको 1 लाख का टेंडर देने वाला हूँ काम करने के लिए, तो 1 लाख का टेंडर तो आप ले लेंगे, मगर कहाँ से काम करेंगे, तो आपका तो उतना कैपेसिटी नहीं है। तो इधर आपको लोन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद का जो रिजर्व है उसको बेचना पड़ेगा, नहीं तो आपका शेयर का गिरवी रखना पड़ेगा। तो यही चीज आपको करना होगा। तो सिचुएशन वाइज देखा है तो कंपनी ने उस सिचुएशन को हैंडल किया। कंपनी कर्जा लेकर अभी इसीलिए इन्वेस्टर, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे वो FIS हो, चाहे वो DIS हो, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ 3 डेज का डेटा दिखा दूं तो देखिए हाई वॉल्यूम देखने को मिला है कुछ लास्ट डेट्स में, जैसे 12 तारीख को 70%, 15 तारीख को 47% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक कफ विद पैटर्न्स, होल्डिंग पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कफ विद होल्ड मतलब कफ विद हैंडल पैटर्न जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था, और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया था। तो मैंने आपको एक मार्किंग करके दिया था, और मैंने आपको ये बताया जो कफ का जो साइज है, ये जो कफ का जो साइज है, इसी साइज के बेसिस में ऊपर साइड में आपको टारगेट मिल सकता है। मतलब इसी तरीके से टारगेट मिलता है जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न स्केड हो, तो सबसे पहले आपको कप को मेजर करना होगा, उसी मेजर को आपको ऊपर बैठा देना है कि उसी लेवल में कंपनी का टारगेट बनेगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं
कफ विथ हैमर पैटर्न्स बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। और मुझे लगता है इस ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट करके फिर से वो वापस जा रहा है, क्योंकि यही कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। उसी सपोर्ट को फेस किया और धीरे धीरे करके मुझे लगता है इस तरीके से ही कंपनी टारगेट को अचीव करेंगे। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो इस कंपनी के ऊपर जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले इसका मार्केट कैप कितना था, 20-15 हजार करोड़ के आसपास। तो वहां से लेकर कंपनी का मार्केट कैप डबल के आसपास हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का प्राइस एक धमाका जैसा प्राइस देखने को मिला। 100 से कंपनी 2300 तक कंपनी जर्नी दिखाया। कंटिन्यूसली कंपनी हाई करते चले जा रहा है। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन भी है कि सर बीएससी में ऐसा क्या हुआ जो मार्केट में बेयरिश रन है, मार्केट गिर रहा था तब भी वो कंपनी भागते जा रहे थे, तो ऐसा क्या हो गया बीएससी में जिसके चलते हुए कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ देखने को मिल गया। तो देखिए एक कारण है, वो कारण क्या है, देखिए अगर आप 3 करोड़ मतलब 3 करोड़ के आसपास आपका टर्नओवर होता है। टर्नओवर का मतलब क्या है, मान के चलिए आपने बाय किया और सेल किया, टोटल क्वांटिटी जो बाय किया और टोटल क्वांटिटी जो सेल किया और जिस प्राइस से किया उसको अगर टोटल टर्नओवर देखे तो टोटल टर्नओवर अगर 3 करोड़ से ज्यादा हो तो आपको पर हर 1 करोड़ के अंदर, हर 1 करोड़ में आपको 3,700 रुपीज देना पड़ेगा। तो जो कंपनी का 3,500 रुपीज देना पड़ेगा, जो कंपनी का सिर्फ 700 रुपीज देना पड़ रहा था 3 करोड़ का टर्नओवर में, अभी 3,500 रुपीज देना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रॉफिट के चलते हुए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ हुआ, जैसे कंपनी का सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस भी कंपनी का कंट्रोल में है। उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 29 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 118 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस कंपनी का आगे चल के और भी ज्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार एक थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीजिंग मूवमेंट में देखने को मिला। कंपनी का 1 रुपया कर्जा भी नहीं है। कंपनी का फिक्स एसेट लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का CWIP, जहां पे कोई भी CWIP यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रेशियोज। देखिए कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो है वो 36 डेज है। इसका मतलब कंपनी को कितने दिनों के बाद पैसा कंपनी का हाथ में आ रहा है, मतलब कितने दिनों के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, करीबन 36 डेज के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको देखना चाहिए। तो जितना जल्द से जल्द कंपनी प्रोडक्ट को बेचकर, प्रोडक्ट को सर्विस देकर हाथ में पैसा लेके आ रहा है, उतना ही कंपनी के लिए खास बनेगा। तो कंपनी के ऊपर अगर यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं, मतलब कंपनी के लास्ट कुछ डिलीवरीज के डेटा के बारे में बात करूं तो 30% के ऊपर डिलीवरी उठ नहीं रहा है, क्योंकि आज मार्केट में कंपनी का शेयर टॉप लेवल में है। कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो इसलिए बड़े क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि बड़े प्लेयर टॉप लेवल में कभी भी क्वांटिटी ज्यादा ऐड नहीं करता है। जब भी वो करेक्शन होता है उसी जगह पे वो ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं, वहां से ही फिर से शेयर रिवर्सल देखने को मिल जाते हैं। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको साथ में मेंशन किया था, कुछ कफ विथ हैंडल पैटर्न जैसे क्रिएट बना था, कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना, ब्रेकआउट भी हुआ और टारगेट भी अचीव हो चुके थे। तो फाइनली यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे तेजी देखने को मिला है, मुझे लगता है एक लंबा जर्नी और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बार बार वो एक छोटा सा होल्ड कर रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, छोटे छोटे करके होल्ड करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है और भी ज्यादा अपटेन जाने का चांसेस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल जाके आप निवेश कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। तो मुझे जिस लेवल में कंपनी का शेयर देखने को मिला है वो एकदम रिस्की जोन में है, क्योंकि टॉप लेवल में है, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बड़ी तरीके से यहाँ पे सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जानकारी जानने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। तो राजेश एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा करूं तो 1989 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल ओवर गोल्ड माइनिंग में जितने सारे कंपनीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनमें से इस कंपनी के पास 33% का शेयर, मतलब खुद अकेला मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ होगा इस कंपनी के।
तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि सर राजेश एक्सपोर्ट के हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो रहा है। इसके पीछे रीजन भी है। रीजन क्या है? देखिए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा यूएस मार्केट, यूके मार्केट और जर्मनी, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं। अभी यही तीनों मार्केट में इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने के कारण, उसके साथ साथ ग्लोबली मार्केट के इम्पैक्ट के कारण, इसका जो मार्केट में लोगों के पास पैसा कम है, लोगों को जॉब जा रहा है, तो देखिए जो कंट्रीज का लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, पर कैपिटल इनकम कम हो रहा है, उसके साथ साथ जॉब भी जा रहा है, क्या वो लोग अभी फिलहाल के लिए ज्वेलरी खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान के चलिए आपके पास आज 1 लाख पर मंथ का सैलरी है, मतलब 1 लाख रुपीज की आप पर मंथ अर्निंग करते हैं। तो सोचिए आपका जो लाइफस्टाइल होगा कि जो लोग पर मंथ 5,000 रुपया कमा रहा है, क्या उसका लाइफस्टाइल सेम होंगे? बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे मैं गाड़ी खरीद लूं, घर खरीद लूं, कुछ भी खरीदने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मगर जो लोग 5,000 रुपया कमा रहा है, वो खाने पीने के भी उसका पैसा नहीं है, मतलब हर दिन उसका खाने पीने भी नहीं जुटेंगे। तो सोचिए दोनों में अंतर यही देखने को मिला है। तो जो कंट्रीज को अभी प्रोडक्ट को बेचते हैं राजेश एक्सपोर्ट, उस कंट्री का हालत मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज में है, जिसके चलते हुए ज्वेलरी प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो थोड़ा सा कम हुआ। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या खराब हो चुका है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो आपको एक चीज मैं बता दूं, इस बार कंपनी का हालत थोड़ा सा बिगड़ चुके हैं। जैसे कंपनी के सेल्स देखेंगे तो डायरेक्टली 38,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। 80 करोड़ से 38,000 करोड़, तो कंपनी का हालत बहुत बुरी तरीके से 50% से भी ज्यादा कंपनी का सेल्स डाउन हो चुके हैं। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुके हैं। इसीलिए एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बातचीत किया जाए कि राजेश एक्सपोर्ट शेयर एट 3 years लो आफ्टर द Q2 प्रॉफिट ड्रॉप 88%। 88% प्रॉफिट ड्रॉप होने के बाद कंपनी 3 साल के बाद, 3 साल में जो लो लेवल था उसी लो लेवल को कंपनी टच कर रहा है। तो सोचिए कंपनी कितना लो लेवल सिचुएशन में देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, पिछली बार कितना था? 373 करोड़, अब इस बार कितना बना? 45 करोड़। तो 88% का प्रॉफिटेबिलिटी कम होने के कारण शेयर में एक बिग करेक्शन देखने को मिला। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा डिसीजन कुछ अलग लेंगे, शायद मुझे लगता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में इसका अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ वो प्रेशराइज है। और सबसे बड़ी बात क्या आप देखेंगे तो कंपनी की इस बार रिजल्ट तो खराब हुआ है, उसके साथ साथ कंपनी इतने दिनों तक जो टैक्सेशन पेमेंट नहीं किया था, इस बार कंपनी हाईएस्ट टैक्सेशन पेमेंट किया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी और भी कम हो चुके हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो रही बात लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा आपको दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, कंटिन्यूसली एक एवरेज लेवल का आपको बाइंग वॉल्यूम देखने को मिला है। तो लास्ट डेज में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला है, क्योंकि सेलिंग होने के पीछे एक ही कारण है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ और सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिला है, इसके कारण में क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ। और जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था, मतलब ब्रेकडाउन हुआ था और रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो वो ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब वो फिर से गिरावट का माहौल दिखाएगा। और मुझे लगता है 369 इस लेवल तक वो जरूर आएगा, इस लो साइड में वो जरूर आएगा, क्योंकि यही प्रीवियस कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट जोन है। इसी लेवल को टच करने के बाद वो ऊपर गया था। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर दो बड़ा सपोर्ट जोन है, एक पहला यहाँ पे और दूसरा 225 रुपीज के आसपास। अभी देखना है कंपनी कहाँ तक गिर सकते हैं। कभी कभी मार्केट में सिचुएशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, मगर कंपनी में खराबी उतना कुछ नहीं है। कंपनी बेकार कंपनी है, कंपनी अच्छा कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखे हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन जरूर लेकर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है रवलगांव शुगर लिमिटेड, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। वो अपडेट है कंपनी के स्प्लिट का। कंपनी 24 नवंबर में आपको हर एक शेयर के बदले 5 शेयर देने वाला है, और वो भी स्प्लिट के हिसाब से। इसका मतलब 10 का फेस वैल्यू आपको 50 में देखने को, 50 का फेस वैल्यू आपको 10 में देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।